हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर हिंदी का जो कौन सा 6 है। जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे उतना ही बेटर होगा। ठीक है, मैंने वर्णमाला की पूरी जो है वो पूरी वर्णमाला फिनिश किया है। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में देखिए वर्णमाला से, या आप सर्च कर लीजिए, वहाँ पे आप लोगों को इंद्रेश जीएस क्लासेस वर्ण पूरा बहुत बेहतरीन बताया गया है। अब मैंने जितना भी अब तक प्रीवियस छः प्रैक्टिस सेट कराया है, सभी में वर्णमाला से 2 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं वर्णमाला से। ठीक है, वर्णमाला हो गया, समास हो गया। ठीक है, इन सभी से जो है 2 क्वेश्चन 100% पूछे जा रहे हैं। संधि हो गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, और आप कभी भी इस हिंदी को जो है, जो टेट की हिंदी है, उसको जो सीटेट की हिंदी से कंपेयर मत करिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब आप क्वेश्चन को बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है? थ किस वर्ग का व्यंजन है? थ थ तो बोलिए बोलिए क्या होता है? त थ, ठीक है, त थ द, ठीक है, त थ द ध ध और न, त थ द ध न, तो ये क्या ता वर्ग का है। ठीक है, किस वर्ग का है? तो ता वर्ग का है। ठीक है, या किसके द्वारा बोला जाता है? त, तो ये हमारे दंत होते हैं। क्या होते हैं? दंत, दंत होते हैं। ठीक है, दांत के द्वारा बोला जाता है। तो हमारा क्या आ जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ओष्ठ से प फ ब भ म, उसमें व्यंजन कौन से होते हैं? उसमें व्यंजन बताइए। उसमें व्यंजन आप बताइए, जल्द बताइए, उसमें व्यंजन कौन से होते हैं जिनसे हमें क्या उष्मा निकलती है? हमारा बड़ा संलयम वाला स हो गया। ठीक है, और कौन सा हो गया? षटकोण वाला स हो गया। और बताइए, छोटा स हो गया, और हा हो गया। ये सब हमारे क्या उष्म तालब, जो तालु से बोले जाते हैं, उनको बताइए। च छ ज झ, च छ ज झ हमारे तालब होते हैं। कंठ से क ख ग घ अंग, और हा हमारा भी उसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 बताइए। क्या करा? पनग, पनग का समानार्थी होता है। तो पनग का समानार्थी क्या होता है? उरग होता है। ठीक, क्या होता है? उरग। ए पार्ट हमारा इसका क्या जाएगा? राइट आंसर। पनग किसका पर्यायवाची? ये देख लीजिए, पनग जो हमारा किसका होता है? सर्प का पर्यायवाची होता है। ठीक है, किसका होता है? सर्प। ठीक, सर्प का क्या होता है? पनग। ठीक है, पनग, उरग, उरग, पनग, उरग। ठीक है, भुजंग भी सांप का ही होता है। ठीक है, भुजंग भी सांप का होता है। ठीक, भुजंग, विषधर भी बोलते हैं, विषधर। ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। विषधर हो, और ब्याल हो गया, ब्याल भी होता है हमारा सांप का पर्यायवाची। ठीक है, सर्प का फणी होता है, फणी, क्योंकि उसको फन होते हैं तो इसलिए उसे फणी ऐसे ट्रिक बना के आपको फणी। नाग होता है। ठीक है, नाग भी कह सकते हैं, नाग भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सांप, सांप तो मैंने लिख ही दिया, सर्प या सांप। ठीक, फणीधर, सरीसृप भी बोलते हैं, क्योंकि ये रेंग कर चलता है इसलिए सरीसृप भी इसका पर्यायवाची होगा। ठीक, ये सभी हमारे सांप के। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। केसरी किसका होता है? तो शेर का होता है। केसरी, पिनाक, ये सब किसके हैं? केसरी का पर्यायवाची सिंह का है। जो पिनाक जो होता है वो हमारा क्या होता है? धनुष का होता है। किसका होता है? धनुष का। जो हमारी धनुष होती है उसको पिनाक बोलते हैं। ठीक है, धनुष का। और केसरी तो सिंह का होता है। ठीक, पिक जो पिक कोयल का होता है। पिक जो किसका होता है? कोयल का पर्यायवाची होता है। ठीक, विथ डिटेल के साथ आपको बताया जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। 33। ठीक, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, सब दीपक देखें माही। उपरोक्त दोहे में अंधियारा और दीपक किसके प्रतीक हैं? बताइए, दीपक और अंधियारा किसके प्रतीक हैं? तो ये सभी क्या हैं? ज्ञान और अज्ञान के। ठीक है, क्योंकि क्या करा कि जब हरि था तब मैं नहीं, जब हरि थे तब मैं नहीं, जब अंधियारा मिट गया, मतलब जब मेरा अज्ञान मिट गया, सब दीमक, तब जब अंधियारा, अंधियारा मिट गया और ज्ञान, अंधियारा और दीपक का मतलब क्या होता है? जब अंधियारा मतलब जब अंधकार, मतलब जब मुझे ज्ञान हुआ, जब सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा मैं, मतलब सारा अज्ञान मेरा दूर हो गया जब मैं ज्ञान, जब मुझे ज्ञान हुआ। ठीक है, तो हमारा सी पार्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 बताइए। यामा किसकी रचना है? तो यामा जो है, यामा किसकी रचना है? यामा जो है महादेवी की रचना है। किसकी? महादेवी वर्मा जी की रचना है। ठीक है, यामा यह छायावाद की कवित्री है। क्या है? छायावाद की, छायावाद की क्या है? कवित्री हैं। ठीक है, कवित्री हैं छायावाद की महादेवी। इनकी और कुछ हैं तो निहार है। कौन कौन सी है? निहार है, और कौन सी है? रश्मि है। ठीक है, रश्मि भी है, रश्मि है, नीरजा है, नीरजा है। ये सभी रचना किसकी है? सब महादेवी वर्मा की है। रश्मि, नीरजा। सांध्य गीत है। कौन कौन सी? सांध्य गीत है। ठीक, सांध्य गीत है, सांध्य गीत है। दीप शिखा भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, दीप शिखा भी इन्हीं की रचना है। ठीक, दीप शिखा, दीप शिखा, और
यामा काव्य संग्रह के लिए 1982 महादेवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा कौन कौन सी रचनाएं हैं। 35 बताइए। जो शब्द अंश किसी शब्द के अंत में जुड़कर किसी शब्द के अंत में जो जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो ठीक क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, लेकिन जो शब्द से पहले जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द से पहले, जैसे अजीवन, अजीवन, तो अजीवन में उपसर्ग क्या है? अ है। ठीक है, क्या है? हमारा क्या है? उपसर्ग है। प्रत्यय में क्या होता है? जैसे क्या हो जाएगा? कोई प्रत्यय बताइए आप लोग, जो है प्रत्यय का कोई शब्द बताइए। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कोई शब्द ही, जब सोचो जो तो याद ही नहीं आती है वो चीज़ें। ठीक है, बताइए प्रत्यय बताइए कोई हो, जल्द से जल्द बताइए। क्या हो जाएगा? लीक। चलिए आप लोग सोच के देख लीजिएगा। प्रत्यय तो सबको पता है। ठीक है, इससे मुझे कोई एग्जाम्पल ही नहीं याद आ रहा है। सोचिए, स्थिति में परिवर्तन ना होने के भाव को प्रकट करने वाली सही कहावत क्या है? स्थिति में परिवर्तन ना होने वाले भाव को प्रकट करने वाली सही कहावत क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो हमारा वही ढाक के तीन पात, ये हमारा क्या आ जाएगा? डी पार्ट। ठीक है, क्या आ जाएगा? डी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या है? आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 37 बताइए। 37 क्या करा है कि क्रिया से बनने वाली जो भाववाचक संज्ञा है बताइए। जो क्रिया है कौन सी हमारी? बुराई। बुराई तो क्रिया है नहीं। ठीक है, बुढ़ापा भी नहीं है, आलस्य भी नहीं है, तो हमारा क्या? थकना। थकना, थकना से बना हमारा क्या? थकावट। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा? ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट, जिसकी क्रिया क्या है, तो ए पार्ट हमारा सबसे सटीक। नेक्स्ट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 38। रीत्यानुसार, तो इसका क्या संधि विच्छेद करना है, तो क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद जब करेंगे तो रीति प्लस अनुसार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रीति, रीति, ठीक, रीति प्लस अनुसार होगा। ठीक है, रीति प्लस अनुसार। ठीक, रीति प्लस अनुसार। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा बताइए? रीति प्लस अनुसार कहाँ दिया गया? सी पार्ट। तो ये कौन सी संधि है हमारी? है ये संधि हमारी होगी गुण संधि, सॉरी यण संधि होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें आधा हो जाता है, यण संधि है। ठीक, संधि कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, पता ही है आपको। संधि हमारी 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी? स्वर, एक तो स्वर हो गई। ठीक, दूसरी कौन सी हो गई? व्यंजन संधि हो गई, व्यंजन हो गई। और तीसरी कौन सी हो गई? तीसरी हमारी कौन सी होगी? विसर्ग हो गई। ठीक है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर के कितने होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक, वो तो आपको सारी चीज़ें पता है। आगे चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 39। 39 क्या करा है कि अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास था? अनु। अनु रूप में क्या लगा है? रूप में अनु उपसर्ग लगा है। रूप में क्या लगा? अनु उपसर्ग लगा। जहाँ उपसर्ग लगे रहते हैं या अव्यय लगे रहते हैं तो वहाँ क्या होता है? अव्ययी भाव होता है। तो अव्ययी भाव समास हमारा क्या आ जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अव्ययी भाव, तो इस तरह से हमारा सी पार्ट क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समास के कितने भेद होते हैं? समास के टोटल 6 भेद होते हैं। ठीक है, क्या कितने होते हैं? 6। तो 4 यहाँ लिखे हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्ययी, बहुब्रीहि, और कौन बचा? द्विगु। एक हमारा द्विगु बचा, और हमारा कौन सा बचा? द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व बचा। ठीक है, द्वंद्व समास। ठीक, 2 यहाँ हो गए, तो टोटल 6 भेद होते हैं। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 क्या करा? कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं? भ्रमर का मतलब भंवरे का। भंवरे का तो उसको क्या बोलते हैं? षष्ठ पद भी बोलते हैं। ठीक है, षष्ठ पद, जिसके मतलब 6 पद होते हैं, षष्ठ पद भी बोलते हैं, अली भी बोलते हैं। ठीक है, अली भी बोलते हैं, भंवरे को अली भी बोलते हैं, प्रभाकर, मधुकर भी बोलते हैं। ठीक है, मधुकर भी बोलते हैं, लेकिन प्रभाकर नहीं बोलते हैं। तो हमारा डी पार्ट क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 14 मतलब 40 का क्या आ जाएगा? राइट आंसर हमारा डी पार्ट आ जाएगा। ठीक है, षष्ठ पद मधुराज भी बोलते हैं, मधुमच्छा भी बोलते हैं, मधु भी बोलते हैं, भृंग भी बोलते हैं, भंवरा भी बोलते हैं, ये सब हमारे राइट। लेकिन ये क्या होता है? रवि का पर्यायवाची होता है प्रभाकर। रवि मतलब सूर्य का। रवि, भानु, भानु, दिनकर, दिनकर, दिवाकर। ठीक है, दिवाकर। ठीक, दिवाकर, दिवाकर, भास्कर, पतंग, आदित्य, ये सब हमारे किसके हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? क्वेश्चन नंबर आप 40 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। क्वेश्चन नंबर 40, तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का है ऋजुता। ऋजुता का विलोम बताना है, बताइए। ऋजुता का विलोम बताइए। ऋजुता का विलोम क्या हो जाएगा? तो ऋजुता, ऋजुता का विलोम हमेशा क्या होता है? ऋजुता का विलोम होता है टेढ़ापन। क्या होता है? टेढ़ापन। तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, ऋजुता का विलोम क्या आ जाएगा? टेढ़ापन। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना? 42 बताइए। 42,
जो पसीने से उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? स्वेदज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वेदज। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? स्वेदज। ठीक है, सी पार्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्या पूछ रहा हमसे? पूछ रहा जो पसीने से स्वेदज बोलते हैं, जो जिसका जन्म अंडे से होता है उसे अंडज बोलते हैं। जिसका जन्म जो है, जिसका जिसका जन्म अंडे से होता है, ठीक है, अंडे से होता है उसे क्या बोलते हैं? अंडज बोलते हैं। ठीक है, अंडज बोलते हैं। ठीक, और जिसका जो है जरायु, जिसको उसे जिसका गर्भाशय से जो उत्पन्न होता है, जैसे मानव मानव के जो बच्चे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? जरायु। जो चिड़िया, पक्षी, मुर्गे के अंडे से जिनका जन्म होता है उन्हें बोलते हैं अंडज। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 43 बताइएगा। कह रहा कि सखी का मूल तत्सम क्या है? सखी का मूल तत्सम क्या होता है? तो सखी का मूल तत्सम जो होता है साक्षी होता है। क्या होता है? साक्षी होता है। ठीक है, तम क्या होता है? साक्षी होता है। तो बी पार्ट हमारा इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 44। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था? बताइए कौन प्रेमाख्यान कवि जो है एक आंख के क्या थे? प्रेमाश्रय या प्रेमा गार्गी सूफी शाखा के थे प्रमुख प्रेमाख्यान कवि जो जायसी, एक आंख से क्या थे? अंधे थे। जायसी, मलुक मोहम्मद जायसी जी। कौन थे? मलुक मोहम्मद जायसी। तो हमारा डी पार्ट इसका क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। ठीक, चले आगे। मलुक मोहम्मद जायसी के कुछ रचना के उनके शिष्य थे। कौन थे? सूफी। उनके जैसी प्रसिद्ध सूफी शेख मोइनुद्दीन के क्या थे? शिष्य थे, और शेर शाह के समकालीन कवि भी थे। ठीक है, अमेठी के जायस नामक स्थान पर रहते थे। इनकी रचना क्या थी? मलुक मोहम्मद पद्मावत थी, अखरावट थी, आखिरी कलाम थी, चित्ररेखा थी। ठीक है, ये सब इनकी क्या थी? रचना थी। और सबसे प्रसिद्ध रचना कौन थी? पद्मावत थी। अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 45। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कवि, कवि क्या होता है? तो कवि एक क्या है? जातिवाचक है। कवियों का एक क्या होता है? कवियों की एक क्या होती? जाति होती। ठीक, कवि क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, कवि एक क्या है? जातिवाचक। जैसे मनुष्य हो गया, घर हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, ये सब हमारे क्या? जातिवाचक। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के हमारे जो कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के टोटल भेद की जो संख्या है वो हमारे कितने हैं? 5 है। ठीक है, 5 प्रकार की हमारी क्या होती है? संज्ञा। जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, और कौन सी होती है बताइए? जाति, द्रव्य, भाव, व्यक्ति, और बताइए जात, और क्या होती है? एक और बताइए। जाति, भाव, द्रव्य और व्यक्ति। एक और जल्दी बताइए आप लोग, कमेंट में बताइए कौन सी होती है? जाति हो गई, व्यक्ति हो गई, भाव हो गई, द्रव्य हो गई, और एक एक आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा क्या होती है। चलिए 46 बताइए। सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सस्वर मतलब स्वर के साथ जो वाचन किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो 46 का हमारा बी पार्ट क्या होता है? बी पार्ट हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट क्या होगा? राइट। ठीक, बताइए बी पार्ट क्या आ जाएगा? राइट। ठीक, क्या था? बच्चों में पढ़ने की संबंधी जो झिझक को क्या करना? समाप्त करना सस्वर वाचन कहलाता है। चलिए 47 बता दीजिए। 47 क्या कर रहा है? 47 कह रहा है कि किसी हिंदी भाषा को सीखने में पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साधन के रूप में लेना। क्या करना है? इसको एक साधन के रूप, सीखने के रूप में भाषा को क्या करना है? एक साधन के रूप। ये देखिए हमारे पेडागोजी से क्वेश्चन है। ठीक है, 3 से 4 या 5 क्वेश्चन हमारे पेडागोजी के आ सकते हैं। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 48। भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण क्या होता है? तो भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण होता है विद्यार्थियों के अभिव्यक्ति को पूरी आज़ादी देना। मतलब फुल उनको आज़ादी देना कि किसी भी क्वेश्चन को क्या करें? पुटअप कर सके और पूछ सके। ठीक, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 49 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि एक लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है को कहते हैं? क्या कहते हैं? तो हमेशा जो है आपको जो हमारे पत्र होते हैं उनसे भी एक क्वेश्चन रहेगा। तो 49 का हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। उसे संपादकीय कहते हैं। क्या कहते हैं? संपादकीय। किसी समाचार पत्र की अपनी राय प्रकट होती है तो उसे क्या कहते हैं? संपादकीय कहते हैं। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर आप 50। जहाँ जहाँ शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? भिन्नार्थी पुनरुक्त शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पुनरुक्त। जहाँ 2 बार किसी चीज़ का रिपीटिशन होता है उसे क्या बोलते हैं? पुनरुक्त बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? पुनरुक्त बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट हमारा। जो भिन्नार्थी भिन्न भिन्न युग वाले होते हैं उसे भिन्नार्थी विपरार्थक शब्द युग में होते हैं, एकार्थी शब्द युग में होते हैं। ठीक, आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 51। बताइए फटाफट। 51 का, किसी वस्तु को दूसरे देश से अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया क्या कहलाती? आयात कहलाती, निर्यात कहलाती, या प्रेषण कहलाती, या वाहन कहलाती? बताइए क्वेश्चन नंबर 51। तो क्या कहलाती? आयात करना। किसी दूसरे देश से अपने देश में लाना आयात कहलाता, अपने देश से दूसरे देश में वो कहलाता निर्यात। ठीक, नेक्स्ट बता दीजिए 52।
वह तोड़ती थी पत्थर, देख मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। तो उपरोक्त पंक्ति किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत, भवानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या नागा अर्जुन जी की? किसकी है? 52। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। तो सी पार्ट हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी पार्ट राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। सोहत ओढ़ते सोहत ओढ़ते पीतपट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। पंक्ति, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइए? सोहत ओढ़त पीतपट श्याम सलोने गात, मानो 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 मनहु जानो जनहु, ये सब जहाँ भी आते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है बताइए? तो वहाँ हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मैंने ट्रिक आप लोगों को याद हो, जहाँ मानो मनहु जानो जनहु आएगा वहाँ हमेशा कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहाँ किसी चीज़ की उपमा की जाती है तो वह हमारा क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक, क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। ठीक, अनुप्रास में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। क्या होती है? आवृत्ति होती है। उपमेय उपमान पर आरोप जहाँ लगाया जाता है वो हमारा रूपक अलंकार होता है। सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए 54। गीता मंद मंद मुस्कुरा रही है, इस वाक्य में मंद मंद व्याकरण की दृष्टि से क्या है? क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है? संज्ञा तो है नहीं, सर्वनाम तो है नहीं, विशेषण है नहीं, तो क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? एक क्रिया विशेषण है। ठीक है, मंद मंद क्या हमारा? क्रिया विशेषण है। ठीक, याद रहेगा ना? चलें आगे नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 55। 55 बता दीजिए क्या कह रहा है? 55 कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, इतना तो याद ही होना चाहिए आपको। किस क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। ठीक, क्योंकि यह किसको मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हमारी महादेवी वर्मा जी थी उनको मिला था, यामा के लिए। ठीक है, चलिए ये आ गया गद्यांश। गद्यांश को पढ़िए। डॉक्टर डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक एवं समस्या मूलक एकांकियों की रचना की। उनके एकांकियों का मूल स्वर आदर्शवादी, प्रेम, सेवा, उदार, त्याग और बलिदान की भावनाओं का ओतप्रोत। इन इन ऐतिहासिक एकांकी में भारत के अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का प्रयास किया गया। ठीक है, समस्या मूलक एकांकियों में वर्मा जी ने शिक्षित मध्यम वर्गीय दंपतियों की अनेक समस्याओं, प्रेम, भोग, प्रेम, सेक्स, संदेह, दम्भ आदि में कथानक का विषय बनाया, किंतु उनकी परिणति आदर्श में हुई, क्योंकि उनके एकांकी की नायिकाएं अंततः अपने पति के सम्मान की रक्षा करती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो रेशमी टाई की ललिता और एक्ट्रेस एकांकी की नायिका प्रभात कुमारी अतिशय आदर्शवादिता के कारण जो है एकांकी नायिका प्रभात कुमारी अतिशय आदर्शवादिता के कारण वर्मा जी के एकांकी एकांकी यथार्थ से दूर हो गए जाने पड़ते हैं, किंतु एकांकी की शिल्प दृष्टि से हिंदी के युग प्रवर्तक एकांकी माने जा सकते हैं। आरंभ में कौतूहल, संकलन, त्रय, चरम सीमा आदि तत्व उनके एकांकियों में बड़ी सूक्ष्मता से विद्यमान है। रंगमंचयिता एवं अभिनयता के गुण से भी उनके एकांकी संपन्न है तथा उनमें जो है सरसता के साथ साथ शिल्प की प्रवणता भी विद्यमान है। वस्तुतः एकांकी कला चरम यौन पहुंचाने का क्या है? श्रेय डॉक्टर राम कुमार वर्मा को दिया जाता है। तो उपरोक्त कथन का क्या गद्यांश का शीर्षक क्या है बताइए? राम कुमार वर्मा की क्या है? एकाकी या फिर कुछ और? बताइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी पार्ट। क्या आ जाएगा? बी पार्ट, क्योंकि इसमें क्या किया गया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकाकी का क्या किया? वर्णन किया गया। क्वेश्चन नंबर आप 57 बताइए। उपरोक्त गद्यांश की प्रयुक्त शैली क्या है? विरोधात्मक है, विवेचनात्मक है या आलोचनात्मक है? क्या है? तो क्या है? विवेचनात्मक। इसमें क्या की गई? विवेचना की गई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 बता दीजिए। 58, 59, 58 बता दीजिए पहले। बताइए 58 क्या करा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी का मूल स्वर क्या? यथार्थवादी, आदर्शवादी या फिर क्या? तो दो ही ऑप्शन से आप कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 58 का राइट आंसर हमारा बी पार्ट क्या थी? आदर्शवादी थी। क्या थी? आदर्शवादी थी। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारे जो आगे के क्वेश्चन होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन इसको हम कल करेंगे। रंगमंचयिता एवं अभिनेता की दृष्टि से वर्मा जी के एकाकी क्या है? एकाकी क्या है 59 का? तो क्या है? एकाकी क्या है? एक सफल एकाकी है। क्या? सफल एकांकी है। ठीक, क्या है? एक सफल एकांकी है।
क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन है इससे, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, बताइए सब गद्यांश से। वर्मा जी के समस्या मूलक एकांकी में चित्रण किया गया है। जब आप गद्यांश पढ़े होंगे तो वहाँ से आप कर सकते हैं अच्छे से। तो हमारा क्या होगा, शिक्षित एवं मध्यम वर्गीय दंपतियों की बात की गई है, ठीक। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आज आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा भाई, ठीक। क्या जाता है आप लोगों को शेयर करने में, शेयर एंड लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक। शेयर करने में क्या जाता है, एक बार लाइक और शेयर सपोर्ट कर दीजिए। थोड़ा हम भी टाइपिस्ट वाइपिस्ट रख लें भाई, थोड़ा टाइपिस्ट करने वाला थोड़ा और आप लोगों को अच्छा करने की कोशिश करें, ठीक। तो आप लोग लाइक कर दिया करिए, संघर्ष आप लोगों के लिए बहुत होता है, ठीक। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।